तो चैप्टर 57 की शुरुआत होती है। जिनवू कहीं बाहर जा रहा होता है और उसकी बहन से पूछती है काफी ज्यादा बाहर नहीं जाने लगे क्या, अचानक से ट्रिप का प्लान कैसे बन गया। जिनवू बोलता है मैं लगभग हफ्ते भर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तभी उसकी बहन उसकी टांग खिंचाई करते पूछती क्या भैया ने बंदी वंदी पटा ली गया। जिनवू उससे एम्बैरेसली आंसर करता है कि नहीं, दोस्त के साथ जा रहा हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है हेल्स गेट की तरफ। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में एक चाबी होती है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये चाबी उसे अपने डेली टास्क पूरे करने पे मिलती है। जब अपने डेली टास्क करता है तब उसे गिफ्ट्स और छोटे मोटे लेवल अप्स मिलते हैं। जैसे वो गेट के अंदर जाता है एक क्वेस्ट नया अराइव होता है। तभी जिनवू को यह बहुत अजीब लगता है कि अंदर आते ही उसे किसी भी मॉन्स्टर की प्रेजेंस का एहसास नहीं हो रहा होता, बस ये खाली हॉल होता है। अभी उसके सामने क्वेस्ट आता है। क्वेस्ट में लिखा होता है कि लगभग 10,000 डीमंस सोल निकालने पर उसे स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। ये कैसल पूरी तरीके से डीमंस में भरा हुआ है। इसके इनाम रहते हैं कुछ छुपे हुए रिवॉर्ड्स, 20% की उसकी ताकत में बढ़त और उसकी मर्जी के कुछ तोहफे। जिनवू काफी लंबे वक्त के बाद एक नया क्वेस्ट रिसीव करने जा रहा होता है। एक्सेस लेने के लिए मतलब यही है, जैसे जैसे वो ये रियल लाइफ क्वेस्ट है उसके लिए पूरे करता है तो उसके अकाउंट में उसे कुछ पैसे भी रिसीव होते हैं। इस पैनल में हम देख सकते हैं कि लगभग 10-10 बिलियन डॉलर के हथियार हैं और जिनवू यही सोच रहा होता है अगर मैं इसे पूरा कर लेता हूँ तो मुझे इसमें से अपनी मर्जी का कोई सा भी हथियार मिलेगा। वो समझ जाता है अगर रिवॉर्ड्स इतने शानदार हैं तो मिशन भी काफ़ी हार्ड होने वाला है। वो वहाँ पे मॉन्स्टर ही ढूंढ रहा होता है। तभी वो हैरान हो जाता है। तभी वो देखता है उसके सामने एक आग की लपटों से लपटा हुआ शहर, पूरी तरीके से बर्बाद हुआ एक फील्ड टाइप का डंजन। वो इस डंजन को देख के अंदाज़ा लगाता है ये तो कोरिया की राजधानी सियोल जैसा है। वो सोचता है अगर मुझे इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए 10,000 डीमंस की सोल को एक्सट्रैक्ट करना है तो मतलब यहाँ पे 10,000 डीमन होंगे भी। और तभी उसके सामने आते हैं ढेर सारे मॉन्स्टर्स। वो सोचता है मैं यहाँ पे हफ्ते भर का टाइम लेकर आ तो गया, पर क्या हफ्ता काफ़ी होगा। और तभी वहाँ पे लड़ाई शुरू होती है। जिनवू एक एक करके एक एक बार में सबको निपटाना शुरू करता है। लॉन्ग शॉट, हाई शॉट, सब हवा में उड़ रहे होते हैं पतंग की तरह। तो उसके लिए इजी होता है क्योंकि वो लो ग्रेड के डीमंस से लड़ रहा होता है, पर वो जैसे जैसे उनको मारता जाएगा उसे हाई फ्लोर पे जाना पड़ेगा और डीमंस की सोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और वहाँ पर उसके मुकाबला और भी टफ मॉन्स्टर्स से होगा। पर वो छोटे डीमंस को मार के भी अपने एक्सपीरियंसेस में इंक्रीजमेंट ला सकता है। धीमे धीमे उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा होता है। जिनवू को लगता है ये लड़ाई तो अब है सिर्फ मॉन्स्टर के साथ नहीं, टाइम के साथ भी है, क्योंकि टाइम भी कम है ना भाई के पास। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यूजिन अपने बाप के साथ बैठ के बात कर रहा होता है। उसका बाप बोलता है क्या तुम अब यूजिन गिल्ड को हैंडल करना चाहते हो। वो कहता है जी पिताजी। जिनवू का बाप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखता है जिसमें उसका गिल्ड मास्टर का लाइसेंस अप्रूवमेंट और उसकी रेड के रिकॉर्ड्स रहते हैं। वो सोच रहा होता है लगता है कि मेरे बाप को मुझ में और मेरे भाई में चूज करने में दिक्कत हो रही है। कहना शुरू करता है इस गिल्ड में अगर किसी बाहर वाले को लेकर आएंगे तो ये एक बड़ा रिस्क है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। उसका बाप तभी उसको चुप करा देता है। कहता है कि यहाँ पर कोई है जिससे तुम्हें मिलना चाहिए। जिनहू हैरान हो जाता है और वहाँ पर एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जिसका नाम होता है हंटर गो म्यूंग हॉन। एक नया कैरेक्टर नहीं है, ये वही कैरेक्टर है जब एक सडनली रेड गेट के अंदर तमाम टीम फंस जाते हैं। अंदर फंसे हुए लोगों में से ये भी होता है। अब बताता है ये रिसर्च सर्वाइवर है रेड गेट इंसिडेंट का। पूछ रहा होता है रेड गेट का सर्वाइवर मीडिया के साथ ना हो गया हमारे साथ क्या कर रहा है, क्योंकि जो रेड गेट में से बाहर निकले थे उन्हें व्हाइट टाइगर गिल्ड ने मीडिया के सामने इंटरेक्ट नहीं करा, ना ही बचे हुए सर्वाइवर्स को इंटरव्यू देने का मौका दिया। जिनहू का बाप बोलता है उस हंटर से जरा बताओ मेरे बच्चे को कि उस दिन तुम वहाँ कैसे बचे। वो हंटर बोलता है उस दिन एक हाई स्कूल की लड़की और साथ ही में उसके एक हंटर था और उसका नाम मास्टर संग जिनवू था। वो हंटर भी उसे काफी अप्रिशिएट कर रहा है जान बचाने के लिए और उसे मास्टर कह के एड्रेस कर रहा है। जिनहू पूछता है हम रेड गेट में थे और एक लड़की भी उनके साथ थी। हंटर बताता है उसका नाम था हान सोंग यी। तभी हंटर अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि संग जिनवू की वजह से हम लोग उस दिन रेड गेट के अंदर बच पाए। और जिनहू भी यही सोच रहा होता है। अब समझ में आता है वो दोनों आपस में इतनी जल्दी इतना अच्छा बॉन्ड कैसे बना लिया, वो इतने क्लोज कैसे आ गए सडनली। तब पहले तो हम लोग काफी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि 2 ई रैंक के बंदे हमारी ट्रेनिंग सेशन को देखने के लिए ऑल ऑफ द सडन कैसे आ गए और गिल्ड मेंबर्स ने भी उन्हें अप्रूव कैसे करा। जिनहू उसकी बात सुनकर यही सोच रहा होता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ अपने भाई की काबिलियत। वो भाई मानता है ना जिनहू को। अब जिनहू को एक टेंशन है कि अब जिनहू के बारे में उसके अलावा और भी लोग जानते हैं उसकी पावर्स के बारे में, क्योंकि जिनहू ने अभी तक सीक्रेट रखा हुआ था और सीक्रेट को जिनहू ने भी सीक्रेट रखा हुआ था।
तो जिनहू के अलावा भी अब ये सीक्रेट और भी बहुत लोग जानते हैं। जिनहू का अंदाज़ा हो जाता है और अब वो फिक्र कर रहा होता है कि वो अपने फादर के साथ अब नेगोशिएट कर पाएगा जिनहू गिल्ड के बारे में। तभी वो हंटर जिसे उसके बाप ने यहाँ पर बुलाया होता है वो बताता है कि संग जिनहू की आइडेंटिटी रिवील करने के लिए उसे उसकी गिल्ड वालों ने भी मना करा था। और ये बात उसके समझ में नहीं आ रहा कि उसकी गिल्ड वालों ने ये करना क्यों जरूरी समझा, कि किसी हंटर की आइडेंटिटी क्यों अभी रिवील नहीं करना चाहता कोई। और तभी उसे चेयरमैन का कॉल आता है, मतलब जिनहू के बाप का। चेयरमैन कहता है कि बस इतना काफी है, तुमने जो बोलना था बोल दिया। उसका बाप कहता है तुम्हें तो पता है मैं काबिल हंटरों की तलाश में ही हूँ, और जो रेड गेट इंसिडेंट हुआ पिछले दिनों उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था जब मैंने सुना वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई थी। पर मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे रेड मेंबर की लिस्ट में मुझे संग जिनहू भी मिल जाएगा। बाल की टाइमिंग है तुम्हारी मुझसे नेगोशिएट करने की। जिनहू का बाप कहता है तुम्हें तुम्हारा लाइसेंस दिलवाने में संग जिनहू ने काफी हेल्प करी है, ये बात मानते हो ना तुम। और जिनहू भी ये बात बड़ी एम्बेरसली एक्सेप्ट कर लेता है। जिनहू को अंदाजा लग जाता है कि उसका भाई और वो लगभग एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों ही बाहर से हेल्प ले रहे हैं। जिनहू का भाई भी तमाम कोरिया के बड़े एस रैंक हंटर्स से मिलकर उन्हें अपनी गिल्ड में शामिल करने की कोशिश करता है सीजन 1 में, और अब जिनहू ने भी वही करा, आउटसाइडर की हेल्प ली। जिनहू का अंदाजा लग जाता है कि उसका बाप उसे अब जिनहू गिल्ड की जिम्मेदारी नहीं देने वाला। जिनहू का बाप बोलता है और कुछ कहने के लिए है तुम्हारे पास। तभी बड़ी हिम्मत जुटाकर जिनहू उससे पूछता है कि आप जिनहू गिल्ड की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप देंगे। और जिनहू का बाप अनएक्सपेक्टेडली मान जाता है। जिनहू हैरान होता है कि यूजिन गिल्ड अब मुझे दी जा रही है। वो उससे सवाल भी करता है अपने बाप से कि ऐसा क्यों। जिनहू का बाप बोलता है जैसा कि तुमने कहा था कि बाहर वाले पर जिनहू गिल्ड की जिम्मेदारी छोड़ना काफी रिस्की हो सकता है, मैं रिस्क लूं ही क्यों जब मेरे पास तुम हो। जिनहू पूछता है आप ये गिल्ड मुझ पर क्यों सौंप रहे हैं। उसका बाप कहता है क्या सा बेवकूफ बच्चा है मेरा, नेगोशिएशन के दौरान बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है। जिनहू का बाप बोलता है ये जो बंदा है संग जिनहू, क्या तुम इसे अपनी गिल्ड में ला सकते हो। जिनहू को फाइनली एक चांस दिखता है और वो अपने बाप से बोलता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। जिनहू का बाप कहता है कि हाँ समझ गया। कि अब जिनहू के बाप के अंदर भी काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं कि उसने अपनी गिल्ड के लिए 2 बड़े हंटर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी। एक चाहेन जो एक ऑलरेडी गिल्ड में काम कर रही है, और दूसरी मिन बिंगयू जो रिटायर हो चुका है पूरी तरीके से फिट होने के बावजूद। अब जिनहू का बाप सोच रहा होता है इससे पहले चौथी रेड हो, क्या मेरा बेटा उससे पहले जिनहू को हमारी गिल्ड में ला सकता है। मतलब उसका बाप इस टाइम पे यही चाहता है कि जब चौथी जेजू आइलैंड रेड हो तो कि ये गिल्ड भी उसका पार्ट बने, इसलिए उसको जिनहू की जरूरत है। वही सीन दोबारा शिफ्ट होता है जिनहू की तरफ, और वो डंजन में अभी भी हंट कर रहा होता है। उसने 309 डीमंस को मार चुका होता है। 10,000 आउट ऑफ 309 मार्क्स हैं अभी तक भाई के, पर धीमे धीमे उसे 10,000 तक कंप्लीट करना है, तब जाके उसका ये क्वेस्ट पूरा होगा। तभी ये चैप्टर खत्म हो जाता है।